बहुत ही शर्मनाक बात है कि उनके कॉमर्स सेक्रेटरी इस तरीके से कहते हैं कि हम आपको 30 दिन का जो है मोहलत देते हैं, आप जाके रशिया से 30 दिन के लिए तेल खरीद सकते हैं। रूस का तेल, भारत को अमेरिका की मंजूरी और सिर्फ 30 दिन की मोहलत। क्या 140 करोड़ का भारत अब वॉशिंगटन के परमिट पर चलेगा? क्या हमारी संप्रभुता अब अमेरिकी वित्त मंत्री के एक ट्वीट की मोहताज हो गई है? दरअसल आज देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया, यह कहा कि परमिशन है कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ अगले 30 दिनों के लिए। तो सवाल यह है कि भारत को किससे क्या खरीदना है, इसका फैसला हम करेंगे या अमेरिका करेगा? इस पूरे जो जंगी माहौल है, इसमें भारत कहां खड़ा हुआ है? क्या आपको लगता है कि आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में ये कहा था कि पूरा एक तरह का वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि इस दुनिया में कौन सा देश किस स्तर पर किस सीढ़ी में कहां पे खड़ा हुआ है, वो पूरे तरीके से तय होगा नए सिरे से। तो हम कहां खड़े हुए हैं? देखिए, जहाँ तक मिडल ईस्ट का ताल्लुक है, हमारा वहाँ बहुत इन्फ्लुएंस था, जिसको मैं बोलता हूँ जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस। हमारा इन्फ्लुएंस एकदम खत्म हो गया है और उसका कारण बहुत सीधा है। हम इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है हमारे पास, उसके बावजूद हम क्यों तय कर रहे हैं कि हमें अमेरिका के साथ ही खड़ा होना है। दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी तरह इस बात को समझ चुका है इजराइल की पूरी जो गजा की जंग हुई, जंग क्या हुई, जो नरसंहार हुआ जिसमें हजारों लोगों की हत्या की गई, उसमें पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल खिलाफ हो चुका है इजराइल के। अमेरिका में भी खिलाफ हो चुका है, पश्चिमी दुनिया में भी खिलाफ हो चुका है। अब उसको एक ऐसा साथी चाहिए जहां लोगों की तादाद ज्यादा हो और जिसको वो दोस्त कह सके, जिसके जरिए वो पब्लिक ओपिनियन चेंज कर सके। उन्होंने कहा कि दो ऑप्शन हो सकते थे उसके पास, कि चाइना हो या फिर इंडिया हो। यानी इंडिया भी बड़ी आबादी वाला देश है, बड़े इन्फ्लुएंस वाला देश है, तो चाइना तो इस चक्कर में आया नहीं, लेकिन जो भारत है वो फंस गया है इस चक्कर में। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मजबूरी है, जब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम क्यों उनके साथ। ठीक है, हमने तो कभी ख्वाब में भी कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसी स्थिति पैदा होगी, एक ऐसे दिन आएंगे इस हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान पूरी तरीके से अमेरिका के सामने एक ऐसी सरकार आएगी जो पूरी तरीके से सरेंडर कर देगी। सबसे पहले तो प्रवीण जी ये बताइए कि इस रहमो करम का शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप जी को। देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि उनके कॉमर्स सेक्रेटरी इस तरीके से कहते हैं कि हम आपको 30 दिन का जो है मोहलत देते हैं, आप जाके रशिया से 30 दिन के लिए तेल खरीद सकते हैं। देखिए, वो 30 दिन उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये 4 या 5 हफ्ते चलेगी। तो 4 हफ्ते का मतलब हो गया 30 दिन। तो अगर ये और चलती रहेगी तो फिर हमको उनसे और मोहलत मांगनी पड़ेगी। और देखिए, ये बात सामने आ गई है, पर इससे हमें इतना हैरान नहीं होना चाहिए। और उसका कारण ये है कि इस साल का जो बजट आया था, ये अपना देश का बजट आया था, उसके अंदर जो छबहार पोर्ट है वहां पर कोई भी उसके लिए बजट के लिए एलोकेशन नहीं किया गया था। तो इसके ऊपर कुछ ईरान ने टिप्पणी भी करी थी। अब देखिए, ये जो छबहार पोर्ट है जो हम बोलते रहते हैं, हमारे लिए ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर हमने ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो हमने साइन किया था मार्च 2024 में। और हिंदुस्तान ने इस कॉन्ट्रैक्ट पे 3050 मिलियन डॉलर दिए थे, जिसमें 150 मिलियन डॉलर दिए गए थे कि पोर्ट का जो इक्विपमेंट है उसको खरीदा जाए, और 2050 मिलियन डॉलर दिए गए थे कि जो वो पोर्ट है उसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। अब हम चुपचाप बैठ गए हैं क्योंकि अब अमेरिका ने हमें कह दिया है आप यहां से इसका इस्तेमाल मत करो, ईरान से आप तेल नहीं ले सकते। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री गए थे 24 फरवरी को इजराइल, तो इजराइल में जो उन्होंने बात करी थी उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, तो वो थी कि किस तरीके से हम जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम कैसे रिवाइव कर सके। कहने का मतलब ये है 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारे पास आज ऑप्शंस हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं रहा है, और भी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हम क्यों एकदम एक गुलामी के उसपे हैं। शर्मनाक बात है कि हम इस तरीके से गुलाम दिख रहे हैं अमेरिका के आगे। और बात सुन लीजिए, ये जो इनके डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट आए हुए हैं इस समय, क्रिस्टर लैंडो, ये अभी रसियाना डायलॉग में थे और वहां उन्होंने साफ एक टूक बोला है कि ये जो ट्रेड डील हो रही है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, ये बहुत ही जरूरी है। और उन्होंने बताया कि ये ट्रेड डील ठीक चल रही है क्योंकि ये ट्रेड डील जो है ये बेसिस बनेगा हमारे रिश्ते का। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप सब जानते हैं, आपके व्यूअर्स, 13 फरवरी 2025 को कुछ ही हफ्ते हुए थे
ट्रंप आए थे ऑफिस में, हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, ये जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी गई और उसमें ये हमने साफ कहा था कि जो ट्रेड डील है हम दोनों के देश के बीच में, वो हम 2030 तक $500 बिलियन तक बायलैटरल बना देंगे। अभी जो हमारा ट्रेड है वो करीबन $139 बिलियन है। कहने का मतलब ये है, हमारी जमीन पे आके रायसियाना डॉलर के अंदर जहां प्रधानमंत्री हमारे बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है, आप ट्रेड डील करिएगा, इसी के ऊपर हमारा पूरा रिश्ता जो है बायलैटरल रहेगा। और उन्होंने ये भी कह दिया, और प्रवीण साहनी अच्छा आपने याद दिलाया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। आप ये सोचिए कि इनकी हिम्मत देखिए, भारत की धरती पर आकर ये धमकी भरे लगभग शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जैसे रशिया इतना मजबूत हो गया, उसने अपना एक पूरा इकोनॉमिक वो बना दिया, और एक तरह से हकलाते हुए इस बात को कह रहे थे, क्योंकि कहते हुए भी अजीब लग रहा होगा कि खुद भारत में आकर इतने बड़े ऑडियंस के सामने, जैसे आपने कहा कि दुनिया भर से तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को इस रायसीना डायलॉग में बुलाया जाता है। मैं वापस आपको लेके आना चाहती हूं, हालांकि दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, कि जो कहा जा रहा है कि अभी 5 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक की ये इजाजत दी गई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के जो युद्ध हो रहा है इससे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अब सबसे बड़ी बात तो मुझे ये भी बताइए कि भारत की जो 40% जो कच्चे तेल की सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है, लेकिन ये जो असमंजस वाले और एक मिक्स्ड जो बयान आ रहे हैं, कि पहले बयान ये आया कि सिर्फ चीन को इजाजत होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज ले जाने की, अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा बाकी देशों को इजाजत होगी कि वो इस रास्ते से तेल ले जा सके। अभी क्या है, हम कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त? हम यहाँ खड़े हैं कि जो इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो भी रायसियाना डायलॉग में थे और उन्होंने साफ ये बयान दिया है, हमने हरमोज को बंद नहीं किया है, स्टेट ऑफ हरमोज, पर हम जो है इजरायली और अमेरिकन टैंकर्स को नहीं जाने देंगे, बाकियों को हमने नहीं रोका है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज है वो नहीं कर रही हैं इंश्योरेंस, तो बहुत सारे टैंकर्स वहां खड़े हुए हैं और वो जाने में खतरा महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो अब हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम अमेरिका के साथ जुड़ गई है, ये तो सबको दिख ही रहा है। अब ये जो सारी बात होती थी, जयशंकर बार बार हर प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं कि हमारी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी है, हम जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दिख रहा है, वो हमें आके धमका देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है, हमें बता दिया, हमको अमेरिका ने कहा है कि देखिए आप अभी रशिया से ले लीजिए, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको देने में। तो जहां तक स्ट्रेट ऑफ हरमोज का ताल्लुक है, सीधी सी बात यह है कि इतना खतरा लोगों को लग रहा है, एक डर बैठ गया है, माहौल है इजराइल का, इजराइल के ड्रोन्स का, इजराइल की मिसाइल्स का, कि हमारे टैंकर्स का नुकसान हो सकता है, इसलिए वहां पर कोई नहीं जा रहा है। उन्होंने तो सिर्फ कहा है इजराइल और अमेरिका को हम नहीं जाने देंगे। जी हाँ, तो यानी कोई नहीं जा रहा है डर से, ऐसा नहीं है कि ईरान ने कोई इस तरह से एक शर्त रखी है कि सिर्फ चीन को ही वो रास्ता देगा, लेकिन साफ साफ कह दिया कि इन 3 देशों को कम से कम नहीं दिया जाएगा। अब मुझे ये बताइए आप प्रवीण साहनी जी कि ये खबर तो आई है रूस के तेल वाली, पहली बात तो मुझे बताइए क्या इससे कोई राहत होगी? वो ये कह रहे हैं साथ साथ कि ऐसा नहीं है कि रूस को कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक फायदा हो जाएगा, ये हम होने नहीं देंगे, लेकिन 30 दिनों की ये मोहलत आपको दे रहे हैं। हम जानते हैं इससे पहले हमारे ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिया गया था 25% का, और 25% और ज्यादा उस पर लगा दिया गया था। फिर ये भी कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कि मैं ये समझता हूं, मैं नाखुश हूं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारत आधिकारिक रूप से तेल कंपनियां कह रही हैं कि हमने तेल खरीदना बंद कर दिया है। इस पूरे जो जंगी माहौल है इसमें भारत कहां खड़ा हुआ है? क्या आपको लगता है कि आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में ये कहा था कि पूरा एक तरह का वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि इस दुनिया में कौन सा देश किस स्तर पर किस सीढ़ी में कहां पे खड़ा हुआ है वो पूरे तरीके से तय होगा नए सिरे से, तो हम कहां खड़े हुए हैं? देखिए, जहां तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, हमारा वहां बहुत इन्फ्लुएंस था, जिसको मैं बोलता हूं जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस। हमारा इन्फ्लुएंस एकदम खत्म हो गया है और उसका कारण बहुत सीधा है। पहले जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती थी मिडिल ईस्ट के लिए, तो वो ये होती थी कि हम पैलेस्टाइन के कॉज के लिए बात करते थे, हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते थे, और 1993 से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इजराइल के साथ बने थे जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो उसके बाद हमने एक बैलेंस रखा था, एक संतुलन रखा था, वो संतुलन अब मोदी सरकार ने तोड़ दिया है और हमारी जो रेलेवेंस है वहां पर वो खत्म हो गई है। मिसाल के तौर पे अभी क्या हो रहा है, तेल का जहां तक ताल्लुक है वो तो उन्होंने हमें बता दिया है अमेरिका ने कि अभी आप फिलहाल वहां से खरीद लीजिए। हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, करीबन 9 मिलियन हमारे लोग वहां काम करते हैं वहां पर, तो इसीलिए
प्रधानमंत्री भी और ये जयशंकर भी सबको, शेख को और उनको किंग्स को वहां फोन कर रहे हैं कि देखिए हमारे वहां लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए। देखिए हिफाजत ठीक है, सवाल ये है हमारा कोई इन्फ्लुएंस तो है नहीं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईरान एक बहुत बड़ा और समझदार मुल्क है मिडिल ईस्ट का। ईरान जो है, ये बात उठती है बार बार कि ईरान क्या हमसे बहुत नाराज हो गया है। मैं समझता हूं ईरान जिम्मेदार है, ब्रिक्स का मेंबर है। ईरान जो है उसको एक परेशानी थी, एक दुख हुआ था, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर उनका जो वॉरशिप था उसको अमेरिकन सबमरीन ने वो खत्म कर दिया, गिरा दिया। तो वो हमसे दुख उन्होंने जाहिर किया है और खुल के किया है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान हमारे साथ ताल्लुकात नहीं चाहता है। दिक्कत यह है कि हम ईरान के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम जुड़ गए हैं एकदम। हमारी पूरी आज फॉरेन पॉलिसी, मैं कह सकता हूं 100% फॉरेन पॉलिसी अब जो है अमेरिका और इजराइल के साथ है, क्योंकि जो इजराइल है वो एकदम जुड़ा पड़ा है अमेरिका के साथ। आज जो लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है जो कि अमेरिका लड़ रहा है। और इससे पहले मैं ये भी आपसे पूछ लेती हूँ जिस पर इतना असमंजस है, कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कम से कम आपको तो मैं उन लोगों में गिनती हूँ जो सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, काला और सफेद का भेद कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि तमाम तरह के, चूंकि आपने ये कह ही दिया है अब ये कि इजराइल की वॉर है, और ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, वहां के मिलिट्री वेटरन, कल देखिए व्हाइट हाउस में क्या हंगामा हुआ, किस तरह से उन वेटरन का हाथ तोड़ दिया गया जिन्होंने ये कहा कि ये इजराइल की वॉर है, मैं इजराइल की वॉर में जान नहीं दूंगा, मैं इजराइल की ये वॉर नहीं लड़ूंगा। तो एक तरह की बगावत तो वहीं सेना में नजर आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स के ही। जब नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे इजराइल, उसी दौरान ये पूरा जंग की जो तैयारी थी वो चल रही थी। उनके लौटते ही आप समझिए कि उन्होंने सांस नहीं लिया होगा उन्होंने यहां आते हुए, और तभी ये हमला हो गया था। खबर ये भी आई कि हमला दरअसल एक हफ्ते पहले होना था, यानी कि जब मोदी जी वहां मौजूद थे उस वक्त इस हमले की प्लानिंग की गई थी। इसको और इस पूरी विजिट को एक कवर की तरह इस्तेमाल किया गया, ताकि कि दुनिया और ईरान और बाकी सब लोग इस मुगालते में रहें कि देखिए यहां तो एक इतने बड़े देश के नेता इसे विजिट कर रहे हैं, उनका दौरा चल रहा है, तो हमला तो हो नहीं सकता। और उसी दौरान उस कवर को इस्तेमाल करके हमला कर दिया। आप मानते हैं ये बात? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, ये मैं समझता हूं कि ये अमेरिका की सोच थी कि ये जाए प्रधानमंत्री वहां। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो एम्बेसडर सर्गियो गौर है, ये इन्होंने शायद बोला होगा प्रधानमंत्री को या किसी को बोला होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 25 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री गए, 22 फरवरी को अपनी किनेसेट में जो नेतन्याहू है उन्होंने बात कर दी हेक्सागन ऑफ अलायंस, और उसमें यह कह दिया कि अब इस हेक्सागन मतलब 6 नोड होंगे, 6 पॉइंट होंगे, उसमें एक पॉइंट होगा इजराइल बहुत बड़ी ताकत, एक होगा इंडिया, और बाकी 4 का पता नहीं है क्या है। कहने का मतलब यह है कि पहले से यह बता दिया गया प्रधानमंत्री के जाने से कि देखिए साहब आप बहुत बड़े मुल्क है। तो उसके बाद फिर आप जानती भी हैं कि वो सेनेट के अंदर एक मेडल भी दिया गया, जिसमें जो मेडल पहली बार बनाया गया था। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को ये बताना था कि देखिए आप बहुत बड़े हैं। पर उनके जाने से क्या हुआ है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी अब वो एकदम खुल के सामने आ गई है। अब जो, क्योंकि जब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और खड़े होके गले मिल रहे हैं नेतन्याहू के साथ, तो उसमें अब क्या छुपा रह गया है। उसके एकदम बाद लड़ाई शुरू हो गई। जहां तक आपने बोला प्लानिंग लड़ाई की, मैं समझता हूं अमेरिका को शुरू से ना अभी तक पता है कि वो कर क्या रहे हैं। जिस तरीके से उनके वो जो बोलते हैं आज की रजीम चेंज होगा, फिर बोलते हैं इनके न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, इस पे काफी बहस चल रही है। उनकी यूएस कांग्रेस के अंदर भी हुई है बहस। तो उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनको क्लैरिटी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे रायसीना में डायलॉग में साफ बोला है, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने ये कहा है ये लड़ाई हमने शुरू नहीं करी है, ये लड़ाई अमेरिका ने शुरू करी है। जब अमेरिका बंद करना जाएगा तो लड़ाई बंद हो जाएगी। अब सवाल यह है कि अमेरिका लड़ाई कैसे बंद करेगा, क्योंकि उसमें अमेरिका, इजराइल, जैसे मैं आपसे पहले भी बोला था, ये पूरा मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी और उसके साथ साथ दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बुरा संकट का टाइम मैं देखता हूं इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और हिंदुस्तान का तो मैं अफसोस है इस बात का है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हम इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है हमारे पास, उसके बावजूद हम क्यों तय कर रहे हैं कि हमें अमेरिका के साथ ही खड़ा होना है। अमेरिका ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, मैं ये नहीं कहता हूं, पर जो हमारा संतुलन था हम उसको क्यों संतुलन को खो रहे हैं।
पूरे तरीके से। और मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूं टकर कार्लसन की, लेकिन मैं देख रही थी उन्होंने साफ साफ कहा, ये बात सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं प्रवीण जी, ये बात सिर्फ हमारे जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसी में लोग नहीं समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी तरह इस बात को समझ चुका है इजराइल की पूरी जो गजा की जंग हुई, जंग क्या हुई, जो नरसंहार हुआ जिसमें हजारों लोगों की हत्या की गई, उसमें पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल खिलाफ हो चुका है इजराइल के। अमेरिका में भी खिलाफ हो चुका है, पश्चिमी दुनिया में भी खिलाफ हो चुका है। अब उसको एक ऐसा साथी चाहिए जहां लोगों की तादाद ज्यादा हो और जिसको वो दोस्त कह सके, जिसके जरिए वो पब्लिक ओपिनियन चेंज कर सके। उन्होंने कहा कि दो ऑप्शन हो सकते थे उसके पास, कि चाइना हो या फिर इंडिया हो, यानी इंडिया भी बड़ी आबादी वाला देश है, बड़े इन्फ्लुएंस वाला देश है, तो चाइना तो इस चक्कर में आया नहीं, लेकिन जो भारत है वो फंस गया है इस चक्कर में। नरेंद्र मोदी जी के जरिए पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है इजराइल कि देखिए 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं इस पूरी जंग में, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन के मामले में भी, ईरान के मामले में भी, और एक ऐसा देश जहां 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं जो कि पूरी दुनिया में करीब दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। तो ऐसे देश को ये बताना चाहता है इजराइल और नेतन्याहू कि देखिए ये देश मेरे साथ है, 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए उनकी कितना है, इजराइल जो है 9 मिलियन लोग वहां रहते हैं, सिर्फ 9 मिलियन। ईरान में रहते हैं 95 मिलियन। हमारे यहाँ देखिए 1.4 बिलियन इतने लोग हैं हमारे। हमारा एक अलग वो स्टेटस है, हमारी एक अलग ताकत है, हमारी एक अलग मार्केट है, हमारे अंदर जो हमारे लोग हैं उनमें काबिलियत है, सब कुछ है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मजबूरी है जब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम क्यों उनके साथ, ठीक है रिश्ते रखिए आप, रिश्ते ये नहीं है कि मोदी सरकार से पहले रिश्ते नहीं हुए थे, पहले भी रिश्ते हुए हैं हमारे उनके साथ। कहने का मतलब ये है आज जो है इस तरीके से जुड़ जाना अमेरिका के साथ, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका को पार्टनरशिप करनी नहीं आती। उसका कारण ये है, अमेरिका में एक सोच है, हमने कोल्ड वॉर जीती है जो उन्होंने जीती है, और यूनिपोलर वर्ल्ड जो था उसके अंदर उनका ये थी सोच कि हम दुनिया को कुछ भी कर दें, हम कहीं भी इसको मार दें। 2003 से आप देख लीजिए उन्होंने कितनी तबाही करी है। उन्होंने इराक पे लड़ाई करी, उसको खत्म किया, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और अब ईरान। एक बात जो उनको समझ में नहीं आती है, ईरान इराक नहीं है। ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, 5000 साल की सिविलाइजेशन है, और ईरान जो है उसमें ताकत है, वो लड़ेंगे, वो नहीं पीछे हटेंगे। ये बात नहीं उनके समझ में आती अमेरिकन के। उनको यही लग रहा था कि हम इराक में ये कर सकते हैं तो हम ईरान में भी ये कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। रूस का तेल, भारत को अमेरिका की मंजूरी और सिर्फ 30 दिन की मोहलत। क्या 140 करोड़ का भारत अब वॉशिंगटन के परमिट पर चलेगा? क्या हमारी संप्रभुता अब अमेरिकी वित्त मंत्री के एक ट्वीट की मोहताज हो गई है? दरअसल आज देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया, यह कहा कि परमिशन है कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ अगले 30 दिनों के लिए। तो सवाल यह है कि भारत को किससे क्या खरीदना है, इसका फैसला हम करेंगे या अमेरिका करेगा? विपक्ष आग बबूला है, कांग्रेस से लेकर शिवसेना तक पूछ रहे हैं अमेरिका होता कौन है हमें इजाजत देने वाला? राहुल गांधी ने संसद में जो कहा था क्या वो आज हकीकत बन गया है? वहीं अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने साफ कर दिया है कि भारत को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस गलती को अमेरिका ने 20 साल पहले चीन के साथ किया था, अब उस तरह की गलती को नहीं दोहराया जाएगा। जिस समय अमेरिका ने चीन को बड़े बाजार दिए थे, लेकिन बाद में चीन ने कई सेक्टर में अमेरिका को ही पीछे छोड़ दिया, अब अमेरिका भारत को ऐसा मौका नहीं देगा। ये उनका बयान है। परमिशन है, ट्रंप ने कहा कि 30 दिन खरीद लीजिए, और भारत के जो लोग कह रहे हैं कि हाँ ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। क्या भारत की अब मंजूरी वॉशिंगटन से हर चीज के लिए लेगा? और दूसरा जो मैंने धमकी बताई कि भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे, चीन को तो हमने गलती कर दी थी, क्या कहेंगे सर पूरे घटनाक्रम पर? देखो अंकुर, 1991 के पहले के हिंदुस्तान की कल्पना करिए। आप तो खैर उस वक्त बहुत छोटे रहे होंगे। नहीं, मैं था ही नहीं। आपका जन्म, हाँ आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। हाँ। 1991 के पहले के हिंदुस्तान की कल्पना करिए। वो हिंदुस्तान कैसा था? वहां सरकार ये तय करती थी कि कौन कंपनी कितना खरीदेगी, कब तक खरीदेगी, किससे खरीदेगी, किस लिए खरीदेगी, उसको इंस्पेक्टर राज कहा जाता था। 1991 के बाद हिंदुस्तान में आर्थिक सुधार हुए और मार्केट अपने हिसाब से काम करने लगा। एक रेगुलेटर होता था, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से काम करता था। अब मुझे लगता है कि भारत एक उसी पुराने
परमिट इंस्पेक्टर राज में चला गया है, जहां भारत सरकार तय नहीं कर रही। वॉशिंगटन में बैठा हुआ राष्ट्रपति, वॉशिंगटन में बैठा हुआ एक नेता यह तय कर रहा है कि भारत किससे क्या करेगा, भारत की कंपनियां किससे तेल खरीदेंगी, भारत की कंपनियां कब तक किससे तेल खरीदेंगी, भारत की कंपनियां क्यों किससे तेल नहीं खरीदेंगी। ये सब कुछ तय करने का अधिकार अब भारत सरकार के पास नहीं है। ये जो तय करने का अधिकार है वो अमेरिका के पास हो गया है। हमने तो कभी ख्वाब में भी कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसी स्थिति पैदा होगी, एक ऐसे दिन आएंगे हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान पूरी तरीके से अमेरिका के सामने एक ऐसी सरकार आएगी जो पूरी तरीके से सरेंडर कर देगी। और मुझे जो बयान इस वक्त हमारे सामने है, जो उनके विदेश मंत्री स्कॉट बेसन ने, जिसको आपने स्क्रीन पर भी दिखाया है, कह रहे हैं टू ऑर्गेनाइज ऑयल टू कीप फ्लोइंग इनटू द ग्लोबल मार्केट, द ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज इशूइंग अ टेम्पररी 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil। यानी वहां का वाणिज्य विभाग ये तय कर रहा है कि भाई भारत जो है, भारत की जो कंपनियां हैं वो रूस से 30 दिन तक टेम्पररी, अल्पकालिक, अस्थायी तौर पर तेल खरीद सकती है। अगर इसके बावजूद भी अगर एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते अगर हमें शर्म नहीं आ रही है या हमारा सिर शर्म से नहीं झुक रहा है, तो फिर कब झुकेगा, कब झुकेगा। और यह बात आपको अच्छी तरीके से याद है, मैं लगातार इस सवाल को खड़ा करता जा रहा हूं, लगातार सवाल खड़ा किया। जब ट्रेड डील हुई तब भी यह सवाल था, उसमें तो यह भी लिखा था कि अमेरिका मॉनिटर करेगा कि तेल कौन कब तक खरीदेगा, यह मॉनिटर करेगा। उसमें था कि भारत जो है उसने कमिटमेंट किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिका इस बात की मॉनिटरिंग करेगा। और अगर मॉनिटरिंग में पाया गया कि दरअसल भारत जो कह रहा है उसमें सच्चाई नहीं है, वो लगातार उससे तेल खरीद रहा है, तो फिर उसके एवज में पेनल्टी लगेगी। ये जो स्थिति पैदा हो गई है, इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार में बैठा हुआ कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इस पर सफाई स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं। मैं ये मान सकता हूं कि अमेरिका का विदेश मंत्री, अमेरिका का कोई मंत्री, अमेरिका का कोई उपमंत्री इस तरीके की बकवासबाजी कर सकता है, मैं मान सकता हूं कि वो अपनी सेखी बघाड़ने के चक्कर में इस तरीके की बातें कर सकते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा बयान अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी की तरफ, ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से आ रहा हो, तो क्या भारत के अंदर विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, या फिर भारत के जो ट्रेजरी जो वाणिज्य मंत्री हैं, क्या उनको इस पर सफाई नहीं मांगनी चाहिए अमेरिका से कि भाई आप होते कौन हमको बताने के लिए कि हम किससे तेल खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कितने दिन खरीदेंगे? विल यू डिक्टेट अस? क्या ये स्थिति है? लेकिन हकीकत क्या है कि आज हम उस स्थिति में नहीं है। मौजूदा मोदी सरकार उस स्थिति में है ही नहीं जो अमेरिका को इस मसले पर तुर्की जवाब दे सके। क्योंकि जो ट्रेड डील, जो तीसरी फाइल आई थी, अगर आपको ध्यान होगा, जो तीसरी फैक्ट शीट आई थी अमेरिका के राष्ट्रपति के, उसके दूसरे पैराग्राफ में यह लिखा हुआ था कि भारत ने यह कमिटमेंट दिया है कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेगा। वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो दो देशों के बीच का एक आधिकारिक कागजात है, वो दो नेताओं की ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत का हिस्सा नहीं है। तो जब ऑलरेडी आप कमिट कर चुके हो कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, यानी आप अमेरिका के डिक्टेट को, अमेरिका की आदेश को, अमेरिका के निर्देश को आप मान रहे हैं, तो ये दिन तो आना ही था। इसमें हैरानी किस बात को लेकर है? और यही वो सवाल था जिसको राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, यही वो सवाल है जिस पर प्रधानमंत्री का कार्यालय, प्रधानमंत्री पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए, कोई एक शब्द नहीं बोल रहे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे, इसमें सफाई भी नहीं दी जा रही। और अगर आप ध्यान से पिछले दिनों 6-7 दिनों का अगर आप पूरा घटनाक्रम को देखें, जो घटनाक्रम ईरान वार के बाद से शुरू हुआ है, कि जब पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का कत्ल हो गया, तो भारत सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया। मतलब एक देश के सुप्रीम लीडर को, हेड ऑफ द स्टेट को का कत्ल कर दिया गया बिना किसी कारण के। बिना किसी कारण का मतलब ये कि ईरान ने तो अमेरिका पर हमला नहीं किया था, ईरान ने तो इजराइल पर हमला नहीं किया था, इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, और हमला करके उनके जो सुप्रीम लीडर है उनका कत्ल कर दिया गया, और भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया उसमें। उसके बाद वहां पे दक्षिण ईरान में एक स्कूल के ऊपर बमबारी हुई और 160 बच्चियां, मासूम बच्चियों का कत्ल हुआ। एक शब्द भारत सरकार की तरफ से नहीं आया, एक शब्द भी नहीं आया। क्यों? उसके बाद एक जो भारत ईरान के बीच में जो एक्सरसाइज हो रही थी, वो शिप वापस जा रहा था,
और हाँ। ये सिर्फ भारत का मेहमान था, उसको डुबो दिया गया, एक शब्द नहीं आया। और अब ये जब दबाव पड़ा, जब सोनिया गांधी ने लेख लिखा, तब भारत के विदेश सचिव ईरान के दूतावास में जाके उनकी पुस्तिका में शोक जताने की कोशिश करते, उसमें भी खामने का नाम नहीं लिखते। आशुतोष सर, वो दबाव के कारण भारत के गए क्या? उस दबाव पड़ा उसके बाद हो सकता है जिस प्रकार का माहौल चल रहा है वो भी अमेरिका से मंजूरी ली हो, क्या पता? अगर ये सवाल उठ सकता है कि मंजूरी के बाद गए कि चले जाइए। नहीं, मेरे पास जानकारी नहीं, लेकिन इस बात को लेकर इस देश के अंदर गुस्सा है, सारी विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर नाराज हैं, लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। सोनिया गांधी के लेख ने नरेंद्र मोदी की सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, तो उनको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि कहीं ना कहीं अगर उस पर चुप्पी साधेंगे तो शायद उनको बहुत नुकसान होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थू होगी और देश के अंदर जो होगा सो होगा ही, ये हो ही रहा है। तब उन्होंने अपने विदेश सचिव को वहां भेजा। तो मैं जो कह रहा हूं कि आज जो ये बयान आया है और जो अमेरिका के उप मंत्री जो मंत्री बयान दे रहे हैं कि 20 साल पहले जो हमने चीन के साथ जो गलती की थी वो गलती हम नहीं दोहराएंगे, यानी वो एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका भारत को की प्रगति में बाधक बन रहा है, भारत के विकास के रास्ते में कांटे बो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत चीन की तरीके से एक सुपर पावर बनके उभरे। और एक वक्त ऐसा भी आए जब भारत एक सुपर पावर के तौर पर, जैसे चीन आज की तारीख में अमेरिका को चुनौती दे रहा है, वो स्थिति पैदा हो। तो ये जो कुछ भी हो रहा था पिछले। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया भारतीय मीडिया की चीखों पुकार। भारतीयों का कहना है कि हम में जो है ना मोदी ने ट्रम्प के आगे जो है ना उनका गुलाम बना कर रख दिया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर मज़ीद इस तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट फॉर को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।